हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। डीएलएड टीचर्स पर आपके पेपर सेकंड जो हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का है, उसका आज पहला लेक्चर होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये पेपर 50 नंबर का होता है और हमें इसमें 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। तो आज हमारा ये पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इसका पहला टॉपिक। जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है शिक्षण, यानी कि टीचिंग। पहला टॉपिक हमारा शिक्षण का है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षण का अर्थ। तो शिक्षण का जो हमारा अर्थ होता है सीख देना या सिखाना। जैसे कि हम किसी बच्चे को क्लासरूम में बैठा के कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चे को सिखा ही तो रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से शिक्षण का अर्थ होता है सीख देना या सिखाना। इसके बाद शिक्षण क्या है? तो शिक्षण हमारा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया किस प्रकार से है? शिक्षण हमारा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो किस प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया है कि जैसे कि हमारा कोई बच्चा है या कोई भी इंसान है जो सीखना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करता है? ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो शिक्षा है सिर्फ औपचारिक तरीके से ही होती है, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है और फिर जन्म लेता है, तब से ही बच्चे का सीखना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि अनौपचारिक प्रक्रिया भी है शिक्षण एक, कि बच्चा सबसे पहले जिनसे इंटरेक्ट करता है वह है हमारा समाज, और समाज में भी सबसे पहले जिनसे इंटरेक्ट करता है वो बच्चे की माँ है, परिवार है। वहाँ से बच्चा, जैसे कि उसकी जो मातृभाषा होती है, सबसे पहले बच्चा उसी में बात करना सीखता है। कैसे कि जैसे माँ बाप की जो भाषा है, माँ बाप जैसा बोलते हैं, जो सिखाते हैं, सबसे पहले बच्चा वही चीज़ें सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका समाज से इंटरेक्शन होना प्रारंभ होता है, तो बच्चा समाज से सीखता है। फिर थोड़ा सा बड़ा और होता है, फिर बच्चा विद्यालय जाना स्टार्ट करता है, तो विद्यालय में शिक्षक बच्चे को सिखाता है चीज़ें, शिक्षण की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो अच्छा, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है सिखाना। अब टीचिंग शब्द जो है हमारा इंग्लिश का शब्द है, उसका ही अर्थ हिंदी में होता है सिखाना। अब इसमें हम आगे चलते हैं, जिसमें है हमारा शिक्षण एक त्रियामी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के मध्य अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। कैसे, ये आपको समझा रही हूँ मैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि क्लास में टीचर है, बस बच्चे नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कुछ नहीं है क्या पढ़ाना है, या टीचर है, बच्चे दोनों हैं, पाठ्यक्रम नहीं है, टीचर को पता ही नहीं है क्या पढ़ाना है और बच्चे को भी नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है, तो आप बताइए कि शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार से पूर्ण हो सकती है? इसलिए कहा गया है कि शिक्षण त्रियामी प्रक्रिया है, जिसमें तीनों का होना बहुत ही आवश्यक है। किसी एक का भी अगर अभाव होगा तो शिक्षण की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती हमारे क्लासरूम या विद्यालय के अंदर। तो इसमें हमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि पाठ्यक्रम होगा तो शिक्षक को भी पता होगा कि हमें क्या पढ़ाना है। जैसा कि आपका जो ये डीएलएड है, इसमें मैं आपको ये आपका सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें भी तो हमारा एक प्रॉपर सिलेबस है ना, तो वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मान लीजिए इसमें हमारा कोई सिलेबस ही नहीं होता, तो मैं आपको क्या पढ़ाती और आप क्या ही पढ़ते। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं हूँ जो आपकी टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, और हमारे बीच में एक सिलेबस है जिसे हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं, ठीक? तो चलिए पढ़ते हैं एक बार फिर से। शिक्षण एक त्रियामी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतः प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। अब चलिए, आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, कि शिक्षण किसे कहते हैं? तो आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको इतना ही लिखना है
कि किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतः प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। ठीक है, इतना टॉपिक क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट है, चलिए अब कुछ देख लेते हैं कि हमारे मनोवैज्ञानिक कुछ रहे हैं जिन्होंने शिक्षण के परिभाषाएं दी हैं। अच्छा, ये आपकी जो डेफिनेशंस हैं ये आपके लिए टेट सीटेट हर जगह इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। और कभी आपके डीएलएड में भी पूछ लेते हैं, और अगर शिक्षण की एक कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बताइए शिक्षण की डेफिनेशन क्या है, या इनकेस पूछते हैं आपसे सिर्फ शिक्षण की डेफिनेशन क्या है, तो आप इसमें से भी कोई एक लिख देंगे ना बच्चों, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें हमारी जो पहली डेफिनेशन है वह है बीओ स्मिथ के अनुसार। तो बीओ स्मिथ जो हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने बताया है शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली पद्धति है। ये हमारे बीओ स्मिथ के अनुसार डेफिनेशन है शिक्षण की पहली। रायवर्न महोदय बताते हैं शिक्षण के बारे में, शिक्षण ऐसे संबंध हैं जो बालक को उसकी क्षमताओं को विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं। बच्चे के अंदर कोई क्षमता है, बच्चे को पता ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, तो बच्चा कैसे उस क्षमता को विकसित कर पाएगा। लेकिन अगर बच्चे को उस बारे में कहीं से कुछ शिक्षण बच्चे को मालूम है कि क्या है और कैसे इसमें क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जानता है कि मैं इस सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में मैं, तो बच्चे को जब पता होगा तभी तो आगे जाके बच्चा उस सब्जेक्ट में ग्रो अप कर पाएगा ना। अगर उसे पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, किस सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छा हूँ, किस में बच्चा प्रतिभाशाली है, किस में मंद बुद्धि का बच्चा है, नहीं मालूम है बच्चे को, तो बच्चा कैसे क्या कर पाएगा। तो इस प्रकार से रायवर्न महोदय हमारे कहते हैं कि शिक्षण ऐसे संबंध हैं जो बालक को उसकी क्षमताओं को विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं। इसके बाद हमारी जो डेफिनेशन है वो वी.एफ. स्किनर के अनुसार क्या है। वी.एफ. स्किनर ने क्या डेफिनेशन दी है शिक्षण की, चलिए देख लेते हैं। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ठीक, अब हमारे स्किनर महोदय जो है इन्होंने पुनर्बलन पर बहुत ज़्यादा ही फोकस किया है। ये हमारे स्किनर महोदय ने पुनर्बलन क्या है। अच्छा, पुनर्बलन ये है कि कुछ बहुत से बच्चों को पुनर्बलन नहीं पता होगा। पुनर्बलन वो है चीज़, जैसे बच्चा किसी चीज़ में थोड़ा सा नहीं कर पा रहा सही, तो बच्चे को कहा कि हाँ भाई तुम कर लो, ठीक है कर सकते हो, ये तुम्हारे अंदर है कैपेसिटी करने की, तुम करो। बच्चे को एक स्ट्रेंथ दे देना, ठीक, उसको कहते हैं पुनर्बलन। अब क्लार्क महोदय क्या कहते हैं शिक्षण के बारे में। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पर, आपको क्लियर है सब। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। ठीक, शिक्षण देखिए, अगर कोई बच्चा कहीं से ऐसी सोसाइटी से या ऐसे समाज से बिलोंग करता है जहाँ पर कि वहाँ पर लोग गाली गलौज करते हैं, मतलब उनको बात करने की किस तरीके से हमें समाज में उठना बैठना है, कैसे बात करनी है, इस चीज़ का सलीका नहीं है अगर उस सोसाइटी में लोगों को, तो बच्चा अगर वहाँ से बिलोंग करता है तो वो कितनी भी अच्छी सोसाइटी में आ जाए बच्चा, आपके साथ वह उसी प्रकार से बात करेगा जिस प्रकार से उसके समाज के लोग, उसके परिवार के लोग, उसके माता पिता मुख्यतः जिस प्रकार से बात करते हैं, बच्चा उसी प्रकार से बात करेगा। और वही बच्चा यदि एक अच्छे माहौल में, जैसे कि एक अच्छे विद्यालय में चला गया, जहाँ पर विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा देखो मॉर्निंग में उठो, तुम सबसे पहले अपने बड़ों से आशीर्वाद लो, ये आपको कैसे अपने टीचर से मिलना है तो उनको गुड मॉर्निंग विश करना है, या ठीक है नमस्ते प्रणाम करना है, अपने बड़ों का आदर कैसे करना है, तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा ना वहीं से, क्योंकि बच्चे का क्या बदला, समाज, वहाँ से विद्यालय गया तो बच्चे को अलग समाज प्राप्त हुआ, तो वहाँ से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो यही हमारे क्लार्क महोदय कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि शिक्षण की प्रकृति एवं क्षेत्र क्या है। ठीक,
तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण की प्रकृति हमारी जो है पहला हमारा जो है इसमें शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। ठीक, इसमें जो हमारा पहला है शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। तो इसमें हमारा क्या है, शिक्षक तथा छात्रों के मध्य विशेष कार्य के लिए संचालित होती है, जैसे उपलब्धि तथा निष्पत्तिकार, पृष्ठपोषण, पुनर्बलन, शिक्षण युक्तियों का विस्तार आदि। ठीक, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है इसमें शिक्षण एक उद्देश्य प्रक्रिया है। अच्छा ठीक है, देख लीजिए शिक्षण उद्देश्य प्रक्रिया कैसे है हमारी। मान लीजिए हम पढ़ते जा रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हम घास काटते जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम है कि हमें क्या करना है आगे। ठीक, हमें जिसने जो दे दिया हम लग गए पढ़ने, हमारा कोई एम ही नहीं है लाइफ में कि हमें क्या करना है। तो बताइए उस शिक्षण का कोई महत्व रह जाएगा क्या। तो इसलिए शिक्षण एक उद्देश्य प्रक्रिया है। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है, करना आवश्यक है कि मुझे किस चीज़ के लिए क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने 10th क्लास पास कर लिया, उसके बाद बच्चे को ये पता करना है कि अब मुझे आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे बायो की स्ट्रीम में जाना है, मैथ की स्ट्रीम में जाना है। तो बच्चा उसके लिए उद्देश्य होना चाहिए ना। सबसे पहले बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मैं लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। नहीं है उद्देश्य तो बच्चे को आप कुछ भी थमा दीजिए, वो वही सब्जेक्ट पढ़ने लगेगा, उसमें अच्छा हो या बुरा हो उससे चीज़ें वो मैटर नहीं करेंगी। तो इसलिए सबसे पहले एक उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण में। तो शिक्षण इसी में हमारा है, शिक्षण की क्रियाएं किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो है इसी में उसमें बढ़ते हैं। इसी में हमारा है थर्ड, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें हमारा है शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा बालकों का विकास किया जाता है और उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। अच्छा, विकासात्मक प्रक्रिया है कि जब बच्चा बहुत अच्छे से बच्चे ने पढ़ाई कर ली, और तब जब बच्चा बहुत अच्छा है तो जब पढ़ लिख गया बच्चा, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये कि बच्चा पीछे तो नहीं जाएगा ना अपने समाज से, कम से कम इक्वली तो चीज़ों में रहेगा ही, वो उसका विकास ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चा डाउन होता चला जाए। ठीक है, एक व्यक्ति जो पढ़ लिख के बहुत अच्छे से पढ़ लिख गया है, ऐसा तो नहीं है कि वो डाउन होता चला जाएगा, बिल्कुल उसको बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब बच्चा सीख रहा है अच्छे से तो उसका विकास ही होगा। शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जो आपको कभी पीछे नहीं ले जाएगी, आपको हमेशा विकास के मार्ग पर ही प्रशस्त करेगी। ठीक, अब इसमें हमारा जो फोर्थ है, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों ही है। अच्छा, कैसे है कला और विज्ञान शिक्षण, चलिए पढ़ते हैं। शिक्षण नियोजन तथा मूल्यांकन क्रियाओं की प्रकृति। शिक्षण नियोजन तथा मूल्यांकन क्रियाओं की प्रकृति वैज्ञानिक अधिक है, जबकि शिक्षण का प्रक्रिया पक्ष कलात्मक है, जिससे शिक्षक अपने कौशल का प्रयोग करता है। ठीक, तो शिक्षण की जो नियोजन और मूल्यांकन की क्रियाओं की जो प्रकृति है वह हमारी वैज्ञानिक है अधिक, और जो चीज़ें बच्चे कलात्मक दृष्टि करके सीख रहे हैं, बच्चे कौशलों के आधार पर, जैसे कोई चीज़ बच्चे को आप करा के सिखा रहे हो, वो सब कला के आधार पर है। तो इस प्रकार से शिक्षण हमारा कला तथा विज्ञान दोनों ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा है फिफ्थ जो है हमारा, इसमें है शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। तो इसमें हमारा जो है उसको पढ़ लेते हैं। शिक्षण में तथ्यों, प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा शिक्षक कराता है। ठीक, अच्छा एक बात है, शिक्षण में जो भाषा हमारा संप्रेषण का कार्य, आप एक बात बताइए मुझे, क्लासरूम में बैठे हैं बच्चे और टीचर दोनों ही खड़े हैं। ठीक, अब हम बोल नहीं रहे हैं,
बोलने जब नहीं रहे हैं तो फिर हम बच्चे को कैसे, टीचर कैसे समझाएगा और बच्चा कैसे ही समझेगा कि टीचर क्या बोल रहा है, मुझे क्या पढ़ाना है, बच्चा कैसे समझेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। तो सर्वप्रथम तो भाषा का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो शिक्षण में इसलिए भाषा जो है संप्रेषण का कार्य करती है। कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारे भाषा के माध्यम, संप्रेषण को सर्वप्रथम आप लोग समझिए कम्युनिकेशन कहते हैं। जो बच्चे नए हैं डीएलएड में, अभी सब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सभी बच्चों को बहुत से ऐसे क्रिटिकल वर्ड्स आएंगे जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आप लोगों को प्रयास करती जाऊंगी कि बताती जाऊं उनका मतलब क्या है। तो जो संप्रेषण होता है उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक। तो जब कम्युनिकेशन के लिए क्या आवश्यक है आपस में, बहुत ही सिंपल है ना, भाषा की हमें आवश्यकता है कि जब तक हम टीचर बोलेगा नहीं, बच्चा सुन के उन चीज़ों का उन पर क्रिया प्रतिक्रिया जब तक नहीं होगी तब तक कैसे शिक्षण की प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है। तो इसीलिए शिक्षण में भाषा जो है हमारा संप्रेषण का कार्य करती है। देखिए आ गया हमारा शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नेक्स्ट हमारा इसमें आ भी गया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है शिक्षण हमारा। अच्छा, तो इसमें क्या है, अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। ब्लूम महोदय क्या कहते हैं, हमारे शिक्षण के 3 पक्ष हैं। शिक्षण उद्देश्य है, सीखने के अनुभव है तथा व्यवहार में परिवर्तन है। ये हमारे ब्लूम महोदय कहते हैं। जैसे कि 3 पक्ष हैं। सबसे पहले तो बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा तो, या टीचर पढ़ाना स्टार्ट करेगा और बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा, सबसे पहले एक उद्देश्य लेके चलेगा ना, सबसे पहले उद्देश्य लेके चलेगा। उसके बाद सीखने के अनुभवों के आधार पर होगा शिक्षण। उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो क्या बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, अवश्य होगा। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा फिर उससे। तो इस प्रकार से शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके बाद हमारा 7th है, इसी में शिक्षण एक अनौपचारिक, औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ये भी हमारा फिर से आ गया है हेडिंग के रूप में। तो देख लीजिए शिक्षण अनौपचारिक और औपचारिक कैसे है। शिक्षण प्रक्रिया विद्यालय के बाहर भी संचालित की जाती है तथा विद्यालय में निश्चित कार्यक्रम के अनुसार भी संपादित की जाती है। विद्यालय के बाहर कैसे, बच्चा अपने परिवार से सीखेगा, अपने समाज से सीखेगा, अपने पास पड़ोस से सीखेगा, ठीक। तो ये हमारी होगी विद्यालय के बाहर की। अब बच्चा विद्यालय में आएगा तो वहाँ पर एक निश्चित समय पे बच्चे को जाना है, निश्चित कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, सब कुछ निश्चित समय पर होगा, 4 दीवारी के अंदर होगा। जो चीज़ हमको 4 दीवारी के बाहर यानी कि हमारे परिवेश से सीखने को मिल रही है वह सब अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। और जो चीज़ें हमें 4 दीवारी के अंदर यानी विद्यालय के अंदर निश्चित समय निश्चित पाठ्यक्रम के साथ में पढ़ाई जाती हैं वह सब हमारा औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, पूछ भी लेते हैं ये। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है शिक्षण की आवश्यकता और महत्व क्या है। चलिए देख लेते हैं, निम्न प्रकार से हैं। देखिए इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है, शिक्षण के माध्यम से छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया के पर उत्सुकता जागृत होती है। अब एक बात बताइए, एक टीचर आपको बहुत अच्छे से समझा रहा है सब कुछ, ठीक, आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस भी पुटअप कर रहा है आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें कुछ बच्चे हैं जो बच्चों को आ रहा है, बच्चे ने पढ़ा तो बच्चे बहुत उत्सुक होकर कहेंगे यस सर, यस मैम, मुझे आता है, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगी। बच्चे एक्साइटेड होंगे ना कि मुझे सर ने, मैम ने इतने अच्छे से पढ़ाया है, अब मुझसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो बच्चा बहुत उत्सुक भी होता है। तो हमारा एक तो पहला आवश्यकता और महत्व यही हो गया। एंड दूसरा हमारा है छात्रों के भावी जीवन में सफलता के लिए शिक्षण एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करता है। अच्छा, कैसे भावी जीवन में बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है, तो भविष्य में उसके बहुत ही काम आएगा शिक्षण। कैसे, वह इस प्रकार से बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो अपनी लाइफ में आगे चलकर जहाँ भी सेटल्ड होगा वहाँ पर शिक्षण काम करेगा। समाज में कैसे उठना है, बैठना है, लोगों से बात कैसे करनी है, अपने साथ के लोगों के से, अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से, अपने से बराबर वालों से किस प्रकार से बात करनी है, ठीक। तो ये है भावी जीवन में। और सफलता, जब बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो बच्चा
अपनी उपलब्धियां भी प्राप्त करेगा। शिक्षण के माध्यम से ही तो बच्चा अपनी उपलब्धियां प्राप्त करेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वह है छात्रों को ज्ञान प्रदान करने हेतु शिक्षण बहुत जरूरी होता है। अच्छा, देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि शिक्षण की प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से होती है। ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को औपचारिक माध्यम से सिखाई जाती हैं। अब आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए है, यदि किसी सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए तो भाई सिंपल सी बात है कि आपको सब्जेक्ट की जब आप उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई आपको बताएंगे आपके टीचर, तभी तो बच्चे को उस चीज़ के बारे में नॉलेज प्राप्त होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जन्म से ही इतना विद्वान था कि उसको ऑल टॉपिक्स पहले से ही क्लियर थे। ऐसा तो नहीं था ना कि आपका टीचर जब आपको बताएंगे तभी तो बच्चे को ज्ञान प्राप्त होगा ना। तो इसीलिए छात्रों को ज्ञान प्रदान करने हो तो शिक्षण बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट जो है शिक्षण छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है। अच्छा, कैसे? बच्चा पढ़ रहा है, आपस में बच्चे मिल रहे हैं, ठीक है, कोई भी कहीं से भी समाचार है तो बच्चे आपस में बताएंगे, टीचर आपको बताएंगे, बच्चे को खुद से इतना ज्ञान हो जाएगा कि वह समाचार पत्र पढ़ पाएगा, सूचनाएं इंटरनेट से सूचनाएं प्राप्त कर पाएगा। आजकल तो सारे बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि सभी बच्चे जो हैं इंटरनेट का प्रयोग जानते हैं। तो अगर इसमें भी अगर आप देख लीजिए कि अगर कोई बच्चा ऐसी सोसाइटी, ऐसे समाज से बिलोंग कर रहा है जहाँ पर कि शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है, क्या वहाँ पर आपको लगता है कि जो बच्चा प्रॉपर तरीके से शिक्षण ले रहा है और जो बच्चा एक जो बहुत ही निम्न स्तर के समाज से आ रहा है वह भी इतना ही स्मार्ट होगा बच्चा कि कोई भी चीज़ की जानकारी है जाके गूगल बाबा से पूछे और आंसर ले ले? नहीं ना, उसके लिए तो बच्चे को पहले ज्ञान होना चाहिए कि मैं कहाँ से ये चीज़ें प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसलिए शिक्षण छात्रों को सूचनाएं भी प्रदान करता है। ठीक, अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है इसमें, शिक्षण छात्रों को जीवन के अनुभवों से अवगत कराता है। ठीक, हमारा सिक्स्थ पॉइंट है शिक्षण के माध्यम से छात्रों में सृजनात्मक शक्ति विकसित की जाती है। अच्छा, कैसे? जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, कोई टॉपिक आपने पढ़ा दिया, ठीक, अब बच्चा क्या करेगा? आपने कोई एक चीज़ बता दी बच्चे को, अब बच्चा क्या करेगा? उसके बारे में सोचेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। अब क्या हो रहा है इससे? बच्चे की थिंकिंग जो है बहुत ही स्ट्रांग हो रही है, बच्चा सोच रहा है इन चीज़ों के बारे में, तो इससे बच्चे की सृजनात्मकता का विकास हो रहा है। सृजनात्मक शक्ति जो है बच्चे की, थिंकिंग पावर जो है बच्चे की, वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। वो किसके माध्यम से? शिक्षण के माध्यम से। हमारा सेवंथ टॉपिक है इसी में, अनुदेशन प्रारूप तैयार करने के लिए शिक्षण वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक, हमारा सेवंथ टॉपिक था ये। अब बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। हमारा शिक्षण किन किन कारकों से प्रभावित हो सकता है देखते हैं, चलिए। इसमें पहला है शिक्षण क्रिया का नियोजन। ठीक, सेकंड है व्यक्तिगत विभिन्नता, छात्रों का मनोशारीरिक स्तर, विषय वस्तु का स्वरूप व स्तर, और कक्षा का वातावरण। अच्छा, शिक्षण क्रिया का नियोजन कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किस वे में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ये हमारा हो गया। व्यक्तिगत विभिन्नता, किस प्रकार से कोई बच्चा अलग, हर बच्चा क्या, हर मनुष्य जो है एक दूसरे से भिन्न है। आप मान लीजिए एक दो ट्विंस हैं जो कि बिल्कुल एज अ बॉडी, एज अ फेस, एज अ वॉइस, ऑल एज अ आई कलर, हेयर कलर, हाइट, वेट, कलर, मतलब ये सब जो बेसिक सी चीज़ें हैं मैं बता दूं, हाइट, वेट, कलर, इन सब से बिल्कुल सेम है। इवन उनको सब खाना पीना हर चीज़ एक जैसी पसंद है, फिर भी आप कहीं ना कहीं पे नोटिस करेंगे कि कुछ ना कुछ भिन्न है दोनों में। यही हमारी है व्यक्तिगत भिन्नता। कोई भी व्यक्ति सेम टू सेम दूसरे के जैसा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ विभिन्नता तो पाई ही जाएगी एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से। तो व्यक्तिगत विभिन्नता भी प्रभावित करती है हमारे शिक्षण को। छात्रों का मनोशारीरिक स्तर,
थर्ड है हमारा। फिर विषय वस्तु का प्रारूप व स्तर। अब विषय वस्तु का प्रारूप कैसा, आपने बहुत ही चीज़ें जो है स्तर, बहुत ही आपने 5th की क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपने स्टैंडर्ड तैयार कर दिया 8th का। बच्चे के दिमाग में कहाँ से आएगा, छोटा बच्चा है 5th क्लास में और आप उसे 8th स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे हैं, बच्चे के दिमाग में नहीं आएगा ना। तो ये चीज़ भी प्रभावित करती है। और कक्षा का वातावरण, मान लीजिए कक्षा में टीचर खड़े हैं, टीचर नहीं है, टीचर पढ़ा रहे हैं और टीचर से जो है शोर हो रहा है, बराबर शोर हो रहा है, या फिर ऐसा है कि कहीं से ये हो रहा है कि लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है, धूप भाई बच्चे की आंखों पे पड़ रही है, एकदम से बाहर से आके गर्मी में बच्चा परेशान हो रहा है। तो जब वो इन चीज़ों पे जब फोकस करने लगेगा तो उसका शिक्षण की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा सही से बच्चा। तो इसलिए कक्षा का वातावरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारक है शिक्षण को प्रभावित करने में। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी हेडिंग की तरफ, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। अब क्या विशेषताएं हैं बच्चे को अच्छा शिक्षण प्रदान करने की। इसमें पहला हमारा है शिक्षण जो है सुनियोजित होना चाहिए, ठीक। दूसरा है शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। कैसे, टीचर जो है, बच्चा आया आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया, आपने रख दिया एक थप्पड़, दोबारा बच्चा नहीं पूछेगा आपसे, डर जाएगा। बच्चे को चाहे समझ में आए चाहे ना आए, आपके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। एक वही है, एक बच्चा डर रहा है, आपने देख लिया कि बच्चे को समझना, तब भी आप उससे बोले बेटा उठिए, पूछो बेटा क्या प्रॉब्लम है। नहीं समझ में आएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बताऊंगा, जितनी बार पूछोगे बताऊंगी उतनी बार। तो बच्चे को भी थोड़ा सा ये आएगा कि हाँ भाई हमारे टीचर अच्छे हैं जो, तो बच्चा डरेगा नहीं अपनी बात कहने से। तो इसलिए हमें हमेशा बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे के प्रति दया और सहानुभूति होनी ही चाहिए। शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए, निदानात्मक एवं उपचारात्मक होना चाहिए। निदानात्मक उपचारात्मक कैसे, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि बच्चा यदि नहीं सीख पा रहा है, कहीं से कमी आ रही है बच्चे के सीखने में, तो क्या कारण क्या है उसका। सबसे पहले उस चीज़ को पता लगाना, डायग्नोस करना कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर जो बच्चा नहीं सीख पा रहा। उसके बाद उसे रेमेडियल टीचिंग देना, जिसको हम बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो यही, पहले बच्चे की समस्या का पता कीजिए, बाद में उपचारात्मक शिक्षण दीजिए, ठीक। और शिक्षण प्रजातंत्री होना चाहिए, ये हमारा लास्ट पॉइंट था इसमें। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है, अच्छा ये आपका जो क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर आपका 2 बार पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो देखिएगा 2022 में पूछा गया है 2 बार, और 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक। इसमें हमारा आता है शिक्षण और प्रशिक्षण। शिक्षण क्या है और प्रशिक्षण क्या है, अंतर इसमें। चलिए हमारा जो इसमें पहला है अंतर, शिक्षण एक व्यापक संप्रत्यय है। कैसे, शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, प्रशिक्षण एक विधि मात्र है। व्यापक प्रक्रिया कैसे, बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, देखिए शिक्षण एक ऐसी प्रोसेस है जो लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही आपके जन्म से लेकर कब्र तक चलती जाएगी, कभी पूरा हो ही नहीं सकता ज्ञान प्राप्त करना। व्यक्ति अपने माँ के गर्भ से सीखना प्रारंभ करता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक सीखता ही रहता है। इस प्रकार से शिक्षण जो है एक व्यापक संप्रत्यय है। प्रशिक्षण क्या है, हमें कोई ट्रेनिंग लेनी है, ठीक, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होगा उसका, तो इसलिए ये एक विधि मात्र है, ठीक। इसमें नेक्स्ट हमारा जो है, शिक्षण का क्षेत्र व्यापक है। कैसे व्यापक है, अभी मैंने आपको बताया था। प्रशिक्षण का क्षेत्र क्रियात्मक पहलू से है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इसमें रचनात्मकता और स्वतंत्रता, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देता है। हमारा जो शिक्षण है वह रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देता है, जबकि हमारा जो प्रशिक्षण है वो स्थापित प्रक्रियाओं के पालन पर जोर देता है। हमारा इसमें 4th टॉपिक है, शिक्षण में ज्ञान दिया जाता है, प्रशिक्षण में कौशल विकसित किया जाता है। शिक्षण में आप बच्चे को सिखा रहे हो, कोई चीज़ है आप सिखा रहे हो, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करनी है, ज्ञान दे रहे हैं आप। बेटा गलत किया है सही कर लो, कैसे, बेटा ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसे नहीं ऐसे करो। प्रशिक्षण क्या है, आप कोई बच्चा है किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेने गया, एक कौशल विकसित करना है आपको,
उसकी टाइम लिमिट जितनी थी आपने पूरा किया, बच्चे को आ गई चीज़, फिनिश हो गया वहीं पे। ठीक, ये था हमारा शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है ना, तो इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।